तो आज हम जिस स्रोत को खंगाल रहे हैं वो भारत बांग्लादेश सीमा पर तनाव को लेकर कुछ बहुत ही सनसनीखेज दावे कर रहा है। हाँ, और ये स्रोत है रुद्रा टीवी नाम का एक यूट्यूब चैनल और हमारे पास उसका ट्रांसक्रिप्ट है। बिल्कुल। और आज हमारी पड़ताल का मकसद इन दावों पर यकीन करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये चैनल किस तरह की कहानी गढ़ रहा है, ये नैरेटिव कैसे बनाया जा रहा है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। हाँ, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ दो देशों के तनाव तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसमें एक तीसरे बहुत शक्तिशाली देश इजराइल को भी एक अहम किरदार के तौर पर पेश करता है। और दावे तो मतलब वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, जैसे बांग्लादेश के अंदर राफेल लड़ाकू विमान से हमला, मोसाद और रॉ के सीक्रेट ऑपरेशंस, और एक मदरसे में हुआ वो रहस्यमयी धमाका। ये किसी एक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। बिल्कुल। तो चलिए स्क्रिप्ट को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले इस कहानी की बुनियाद क्या है? स्रोत के मुताबिक विवाद की जड़ है बांग्लादेश में सरकार बदलने के बाद वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचार। और यहाँ भाषा पर ध्यान देना बहुत दिलचस्प है। स्रोत सिर्फ ये नहीं कहता कि तनाव है। नहीं, वो बहुत ही भावनात्मक शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। और ये भी कि इन घटनाओं ने हर भारतीय का खून खौला दिया है। हाँ, ये भाषा किसी तटस्थ रिपोर्ट की तो बिल्कुल नहीं है। ये सीधे सीधे सुनने वाले के मन में गुस्सा और एक तरह की बेचैनी पैदा करने के लिए चुनी गई है। सही कहा। और इसी भावनात्मक बुनियाद पर वो अपना मुख्य तर्क खड़ा करते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में कहा गया है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और भारत का सब्र का बांध टूट चुका है। हाँ, तो ये नैरेटिव इस विचार को स्थापित कर रहा है कि बातचीत और कूटनीति का समय अब खत्म हो गया है। बिल्कुल। वो पुराने भारत की छवि को खारिज करते हैं जो सिर्फ कड़ी निंदा करके फाइलें बंद कर देता था। और उसकी जगह एक नए भारत की तस्वीर पेश की जाती है। हाँ, स्रोत कहता है कि ये नया भारत कबूतर उड़ाने में नहीं बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर मिसाइल दागने में यकीन रखता है। ये एक बहुत ही आक्रामक और कह सकते हैं निर्णायक छवि है। और यही स्थापित करना इस पूरी कहानी का मकसद लगता है। तो माहौल तैयार हो चुका है। एक उत्पीड़ित माइनॉरिटी, एक गुस्से से भरा पड़ोसी देश और पुरानी नीतियों को तिलांजलि। और यहीं पर कहानी में एक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ आता है। इजराइल की एंट्री होती है। हाँ, और ये इस नैरेटिव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्रोत का दावा है कि इजराइल ने बांग्लादेश को सीधी, खुली और गैर कूटनीतिक धमकी दी है। और धमकी क्या थी? कहा गया है कि इजराइल ने साफ साफ कहा, अगर हिंदुओं पर जुल्म बंद नहीं हुए तो हम बांग्लादेश का वो हाल करेंगे जो हमने गाजा का किया है। ये एक असाधारण दावा है ना? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र इस तरह की सार्वजनिक धमकियां शायद ही कभी देते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस कहानी में ये जरूरी है, स्रोत इसे सिर्फ एक चेतावनी के तौर पर नहीं बल्कि भारत और इजराइल के एक अघोषित सैन्य और वैचारिक गठबंधन के सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। वो जुमला जो बार बार इस्तेमाल होता है, भारत की शक्ति और इजराइल का दिमाग। हाँ, ये एक ऐसा नैरेटिव है जो भारत को सिर्फ अपनी ताकत पर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली और रूठे सहयोगी के दम पर भी मजबूत दिखाना चाहता है। शायद ये बांग्लादेश को संदेश देने से ज्यादा सुनने वालों में एक तरह का आत्मविश्वास भरने की कोशिश है। और इस नैरेटिव के मुताबिक इस धमकी का असर भी तुरंत होता है। हाँ, बांग्लादेशी सरकार डर जाती है, मदद के लिए अमेरिका और चीन के पास भागती है, लेकिन स्रोत के अनुसार उन्हें कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। मतलब बांग्लादेश को दुनिया में एकदम अकेला और असहाय दिखाने की कोशिश। बिल्कुल। कहानी में दिखाया गया है कि ढाका के हुक्मरान डरे हुए हैं कि वो भारत के गुस्से से बचें या इजराइल की मार से। तो स्रोत पहले धमकियों और चेतावनियों का एक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाता है, लेकिन फिर वो दावा करता है कि बात सिर्फ जुबानी जंग तक सीमित नहीं रही। हाँ, बल्कि जमीन पर भी एक्शन शुरू हो चुका है और यहाँ दावे और भी गंभीर हो जाते हैं। क्या दावे हैं? स्रोत के मुताबिक भारत ने रातों रात बांग्लादेश सीमा पर भीष्म टैंक, तोपें और हजारों सैनिक तैनात कर दिए हैं। रातों रात? हाँ, और सीमा के पास के गांवों को खाली करा लिया गया है और मिसाइलों का मुंह ढाका की तरफ कर दिया गया है। लेकिन एक सैन्य पहलू पर गौर करना जरूरी है। हजारों सैनिकों और भारी तोपखानों की इतनी बड़ी तैनाती को लगभग नामुमकिन है। हाँ, आज के दौर में तो कमर्शियल सैटेलाइट्स भी ऐसी गतिविधियों को आसानी से पकड़ लेते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसकी खबरें जरूर आती। सही कहा। यही इस दावे को संदिग्ध बनाता है। लेकिन स्रोत इस पर सवाल उठाने का मौका नहीं देता। वो तुरंत कहता है, ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बहुत बड़े एक्शन की तैयारी है।
मतलब वो कहानी में इमीडिएट सी और खतरे की भावना को और बढ़ा देता है। बिल्कुल, ये सुनने वाले को ये महसूस कराने के लिए कि युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच ये ट्रांसक्रिप्ट अपने सबसे विस्फोटक दावे पर आता है, एक ऐसी घटना जिसे वो इस बात का सबूत बताते हैं कि एक्शन तो असल में शुरू भी हो चुका है। ये इस पूरी कहानी का केंद्र बिंदु है, एक कथित सर्जिकल स्ट्राइक। तो कहानी क्या है? कहानी कुछ इस तरह है। रात के अंधेरे में बांग्लादेश के घने जंगलों के रास्ते 3 ट्रक गुजर रहे थे, जिनमें कथित तौर पर रॉकेट लॉन्चर, राइफलें और विस्फोटक भरे थे। और इस खुफिया जानकारी का स्रोत? इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद। बेशक, बिल्कुल। स्रोत यहाँ मोसाद की लगभग मिथिकल छवि का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि मोसाद की तकनीक इतनी उन्नत है कि वो अंतरिक्ष से जमीन पर रेंगती चींटी को भी देख सकती है। ये तो अतिशयोक्ति है, लेकिन इसका मकसद साफ है। हाँ, ये बताना कि जानकारी 100% पक्की थी, इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इस तरह की भाषा खुफिया जानकारी को एक अकाट्य सत्य के रूप में प्रस्तुत करती है। और इस अकाट्य सत्य पर हुई कार्रवाई का वर्णन भी बहुत नाटकीय है। हाँ, कि अंबाला एयरबेस से एक राफेल विमान उड़ता है, आवाज की गति से भी तेज बांग्लादेशी सीमा में दाखिल होता है और एक ही मिसाइल से 3 ट्रकों को उड़ा देता है और किसी को पता चले बिना वापस आ जाता है। यहाँ फिर से सैन्य यथार्थ पर सवाल उठता है। अंबाला से बांग्लादेश की सीमा, ये कई 100 किलोमीटर का सफर है। इसे कई रडार नेटवर्क्स को पार करना होगा। हाँ, राफेल एक बेहद उन्नत विमान है, लेकिन इस तरह के ऑपरेशन को पूरी तरह से गुप्त रखना, जैसा कि स्रोत दावा कर रहा है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और स्रोत इन जटिलताओं पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि उसका मकसद सैन्य सटीकता दिखाना नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली, आसान और सिनेमैटिक कहानी सुनाना है। धरती हिल गई, ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गए। ये सब कहानी को और विश्वसनीय और असरदार बनाने के लिए है, और स्रोत तुरंत इसे नए भारत की नीति का प्रतीक बताता है। अब कोई चेतावनी नहीं, कोई डोजियर नहीं, सिर्फ सीधी कार्रवाई। हाँ, ये उस नैरेटिव को मजबूत करता है जिसे शुरू में स्थापित किया गया था। यह भी दावा किया जाता है कि इस हमले से बांग्लादेशी सेना में हड़कंप मच गया है और उन्हें लग रहा है कि भारत की पहुंच अब उनके बेडरूम तक है। ये मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने वाली भाषा है। सही। तो कहानी सिर्फ सीमा पर सैन्य कार्रवाई तक ही नहीं रुकती। नहीं, स्रोत के अनुसार भारत की खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश के अंदर भी पूरी तरह सक्रिय हैं। अच्छा। हाँ, अब नैरेटिव जमीन और हवा से उठकर इंसानी जासूसी और गुप्त ऑपरेशनों तक पहुंचता है। इसमें भारत की एजेंसी रॉ का जिक्र है। क्या कर रहे हैं रॉ के एजेंट? स्रोतों के मुताबिक वो भेष बदलकर आम लोगों के बीच भारत विरोधी तत्वों की लिस्ट बना रहे हैं। ये कहानी में एक और परत जोड़ता है कि भारत सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी दुश्मन को घेर रहा है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में एक और बड़ी घटना का जिक्र आता है, वो मदरसे वाला धमाका। हाँ, बांग्लादेश के एक मदरसे में हुआ एक जबरदस्त धमाका। और यहाँ भी देखिए कि कहानी को कैसे फ्रेम किया गया है। कैसे? स्रोत धमाके की खबर देने से पहले ही उस मदरसे को आतंकवाद की नर्सरी घोषित कर देता है, जहाँ कथित तौर पर बम बनाना और AK-47 चलाना सिखाया जाता था। मतलब एक प्रीएम्प्टिव जस्टिफिकेशन। सही कहा। सुनने वाले को पहले ही बता दिया जाता है कि जो भी हुआ वो सही हुआ, क्योंकि वो जगह ही खराब थी। और फिर धमाके का नतीजा बताया जाता है कि कई ट्रेनर और आतंकी मारे गए, इमारत ढह गई। स्रोत ये भी जिक्र करता है कि बांग्लादेशी मीडिया और सरकार इसे भारत और इजराइल का टारगेटेड अटैक बता रहे हैं, जबकि भारत सरकार इस पर चुप है। एक सुनियोजित ऑपरेशन की तरफ इशारा करते हैं। और फिर वो लाइन आती है, हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन कि ये एक सफाई अभियान है जहां भारत खुद ही जज, जूरी और जल्लाद है। ये इस नैरेटिव के चरम को दिखाता है, जहां राष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और प्रक्रियाओं से ऊपर उठकर खुद ही न्याय कर रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें, सीमा पर सेना की तैनाती, हवा में राफेल स्ट्राइक और देश के अंदर गुप्त ऑपरेशन, तो ये स्रोत एक बहुत बड़ी बहुआयामी रणनीति की तस्वीर पेश कर रहा है। जी, और ये सिर्फ जमीन और हवा तक ही सीमित नहीं है। स्रोत इसमें समुद्री घेराबंदी का एंगल भी जोड़ता है। अच्छा, वो भी है? हाँ, दावा है कि भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश की पूरी नाकेबंदी की जा सके। उसे एक चक्रव्यूह का नाम दिया गया है, जिससे निकलना नामुमकिन हो। हाँ, ये एक पूर्ण और चौतरफा प्रभुत्व की तस्वीर है। और इस पूरे चक्रव्यूह का कमांड सेंटर क्या है? टेक्नोलॉजी। हाँ,
इजरायली जासूसी उपग्रहों का जिक्र बार बार आता है, जो कथित तौर पर 24 घंटे बांग्लादेश पर नजर रखे हुए हैं और दिल्ली और तेल अवीव को रियल टाइम जानकारी दे रहे हैं। ये तकनीक वाला एंगल बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। ये इन सभी कार्रवाइयों को एक अचूक और लगभग अलौकिक क्षमता प्रदान करता है। ट्रक पर हमला हो या मदरसे में धमाका, दोनों को इसी हाईटेक निगरानी का नतीजा बताया गया है। हाँ, ये दिखाता है कि दुश्मन कितना भी छिपने की कोशिश करे, वो बच नहीं सकता। ये टेक्नोलॉजी और ताकत का ऐसा संगम है जिसे अपराजय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आखिर में स्रोत इन सब कार्रवाइयों को एक वैचारिक जामा भी पहनाता है। हाँ, ये सिर्फ एक सीमा विवाद या राजनीतिक तनाव नहीं है। स्रोत इसे एक सभ्यता और धर्म की लड़ाई के रूप में प्रस्तुत करता है। शास्त्रों का हवाला देते हुए बिल्कुल, ये कहता है कि जब धर्म पर खतरा हो तो शस्त्र उठाना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। ऐसा करके ये इन कथित सैन्य कार्रवाइयों को एक नैतिक और धार्मिक कर्तव्य के रूप में सही ठहराने की कोशिश करता है। ये 2025 के नए भारत को सिर्फ एक मजबूत राष्ट्र नहीं बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में भी चित्रित करता है। सही। कहानी का अंत भी बहुत दिलचस्प है। ये कोई निष्कर्ष नहीं देता बल्कि श्रोताओं के सामने एक सवाल रखता है। हाँ, कि भारत को अब क्या करना चाहिए, पूर्ण युद्ध या फिर ऐसी ही सर्जिकल स्ट्राइक्स और गुप्त ऑपरेशन जारी रखने चाहिए? ये एक बहुत चालाक कथावाचन तकनीक है। ये श्रोता को निष्क्रिय दर्शक से एक सक्रिय भागीदार में बदल देता है, जो महसूस करता है कि उसकी राय भी मायने रखती है। और साथ ही ये जोर देता है कि मौजूदा सरकार अंतर्राष्ट्रीय आलोचना की परवाह नहीं करती और राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखती है, जो उसके लक्षित दर्शकों को पसंद आ सकता है। हाँ, और अंत में ये संकेत देकर कहानी को भविष्य के लिए खुला छोड़ दिया जाता है कि राफेल हमला तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। हाँ, ये एक उम्मीद और प्रत्याशा की भावना पैदा करता है। ये एक सीरीज की तरह है जो अपने दर्शकों को अगले एपिसोड के लिए तैयार कर रहा है। ये दावा कि आने वाले दिनों में और बड़ी खबरें आ सकती हैं, दर्शकों को चैनल से जोड़े रखने की एक रणनीति है। तो हमने देखा कि ये पूरा ट्रांसक्रिप्ट तथ्यों की रिपोर्टिंग से कहीं ज्यादा एक बहुत ही सावधानी से गढ़ा गया नैरेटिव है, जो खास भावनाओं को जगाने और एक खास तरह की राष्ट्रीय छवि को बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये थी रुद्रा टीवी के इस ट्रांसक्रिप्ट की हमारी पड़ताल। आइए श्रोता को इस विचार के साथ छोड़ दें। अगर किसी देश की विदेश नीति की सार्वजनिक समझ पारंपरिक समाचार स्रोतों के बजाय इस तरह के नाटकीय एक्शन फिल्म जैसे नैरेटिव से बनने लगे, तो ये जनता की उम्मीदों और सरकार पर असल दुनिया में कार्रवाई करने के दबाव को कैसे बदल सकता है? बहुत अहम सवाल है। जब कहानी का ट्रेलर इतना सनसनीखेज हो, तो क्या असल कूटनीति की धीमी, जटिल और अक्सर उबाऊ प्रक्रिया लोगों को अपर्याप्त लगने लगे? के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे भारत और इजराइल का हाथ है। उनका कहना है कि यह कोई हादसा नहीं था, कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, एक टारगेटेड अटैक था। हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस पर चुप्पी साधी हुई है। हमारे विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन दोस्तों, आप समझदार हैं। आप और हम सब जानते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। जिस सटीकता से, जिस टाइमिंग के साथ यह धमाका हुआ है और जिस तरह से वहां चुन चुन कर भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है, वो यह साफ इशारा करता है कि सफाई अभियान शुरू हो चुका है। अब वो दिन गए जब भारत सबूत देता था, वीडियो जारी करता था और कार्रवाई की मांग करता था। अब भारत जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर सब खुद है। फैसला ऑन द स्पॉट होता है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार अब पूरी तरह से बौखला गई है, वो कंफ्यूज हो गई है। जिस इजराइल को वो हल्के में ले रहे थे, जिस इजराइल के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे थे, उसी इजराइल ने जब से यह कहा है कि हम बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, तब से वहाँ के नेताओं की बोलती बंद है। उनकी जुबान पर ताला लग गया है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ कोरी धमकी नहीं है। उन्होंने हमास का हश्र पूरी दुनिया को लाइव टीवी पर दिखाया है। बड़ी बड़ी इमारतें जो कल तक शान से खड़ी थीं, आज वो धूल का गुब्बार बन चुकी हैं। इजराइल ने बांग्लादेश को एक तरह से ट्रेलर दिखा दिया है और याद दिलाया है कि अगर तुम नहीं सुधरे, अगर तुमने अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने दिया, तो तुम्हारे शहरों का भी वही हाल होगा जो गाजा पट्टी का हुआ है। तुम्हारे पास न तो भागने की जगह बचेगी और न ही छिपने की। ये डर इतना गहरा है कि अब बांग्लादेश बैकफुट पर आ गया है। जो लोग कल तक भारत को आंखें दिखा रहे थे, अब वो शांति की बात करने लगे हैं, अब वो समझौते की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों,
यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या भारत को अब रुकना चाहिए? क्या हमें उनकी मीठी मीठी बातों पर, उनके मगरमच्छ के आंसुओं पर भरोसा करना चाहिए? आप खुद सोचिए, इतिहास गवाह है 1947 से लेकर आज तक जब जब हमने दया दिखाई है, जब जब हमने दरिया दिली दिखाई है, हमें पीठ में खंजर ही मिला है, चाहे वो पाकिस्तान हो या अब बांग्लादेश। इसलिए इस बार भारत का मूड बिल्कुल अलग है। इस बार देश का मूड आर पार की लड़ाई का है। जनता की भी यही मांग है कि इस बार समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। आप खुद एक समीकरण देखिए, एक तरफ भारत जैसा विशाल और शक्तिशाली देश जिसके पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, जासूसी और युद्ध नीति में माहिर इजराइल। जब ये दोनों शक्तियां, ये दोनों महाशक्तियां मिल जाएं, तो बांग्लादेश जैसा छोटा देश आखिर कितनी देर टिक पाएगा? ये तो वही बात हो गई कि शेर और चीता मिलकर शिकार पर निकले हों और सामने एक हिरण खड़ा हो। बांग्लादेश की जनता भी अब अपनी सरकार से सवाल पूछ रही है। वहाँ के आम लोग जो शांति चाहते हैं वो भी डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनके नेताओं की बेवकूफी और जिद की सजा उन्हें न भुगतनी पड़े। सोशल मीडिया पर वहाँ के लोग लिख रहे हैं कि भारत से पंगा लेना बेवकूफी है और इजराइल को दुश्मन बनाना तो सीधे सीधे आत्महत्या जैसा है। लेकिन वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, जो जिहादी सोच रखते हैं, वो अभी भी बाज नहीं आ रहे। वो अभी भी रैलियां निकाल रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। और यही वजह है कि भारत सरकार अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। बॉर्डर पर जो तैनाती की गई है, जो टैंक खड़े किए गए हैं, वो सिर्फ सेल्फी लेने के लिए नहीं है। टैंकों के इंजन गर्म हैं, मिसाइलें लोड हैं, फाइटर जेट्स रनवे पर तैयार खड़े हैं और हमारे जवान बस एक आदेश, एक सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह राफेल ने उस हथियार के जखीरे को उड़ाया, वो तो बस एक शुरुआत थी, वो तो बस एक झांकी थी। पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। थोड़ा पीछे मुड़कर फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर नौबत यहाँ तक आई क्यों। याद कीजिए जब शेख हसीना की सरकार गई और वहाँ तख्ता पलट हुआ। उस वक्त लगा था कि शायद यह वहाँ का अंदरूनी मामला है, शायद अब वहाँ लोकतंत्र आएगा, चीजें बदलेंगी। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। वहाँ लोकतंत्र के नाम पर अराजकता फैल गई, गुंडा राज आ गया, चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ा गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिनमें हिंदुओं के घरों को जलते हुए दिखाया गया, हमारी माँ बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। उस वक्त ये लोग, ये उपद्रवी बहुत खुश हो रहे थे, सड़कों पर जश्न मना रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। उन्हें लगा कि भारत धर्मनिरपेक्षता के नाम पर चुप रहेगा, दुनिया मानवाधिकार के नाम पर चुप रहेगी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी। वो भूल गए कि यह 1971 वाला भारत नहीं है जो शरणार्थियों का बोझ उठाएगा, और न ही यह वो भारत है जो सिर्फ कड़ी निंदा करके फाइल बंद कर देता है। यह 2025 का नया भारत है, समर्थ भारत है, जो अपनी सुरक्षा और अपने लोगों के सम्मान के लिए किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज कूटनीति के मैदान में भी भारत अकेला नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। अमेरिका हो, रूस हो या फ्रांस, सब जानते हैं कि इस पूरे एशिया क्षेत्र में अगर कोई स्थिरता और शांति बनाए रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। और ऐसे में इजराइल का साथ मिलना तो जैसे सोने पर सुहागा हो गया। इजराइल खुद आतंकवाद का सबसे बड़ा भुक्तभोगी रहा है। वो रोज रॉकेट हमलों का सामना करता है, इसलिए वो भारत के दर्द को, भारत की समस्या को बहुत अच्छे से, बहुत गहराई से समझता है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में साफ कहा था कि भारत का दुश्मन हमारा दुश्मन है। यह एक लाइन, सिर्फ एक लाइन ही काफी है बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए। यह एक लाइन उनके लिए मौत का फरमान है। दोस्तों, अब जो खबरें छन छन कर धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, वो और भी चौंकाने वाली हैं। सूत्रों का कहना है कि सिर्फ थल सेना और वायु सेना ही नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना यानी हमारी नेवी ने भी बंगाल की खाड़ी में अपनी हलचल, अपनी गश्त बढ़ा दी है। हमारे युद्धपोत, हमारी पनडुब्बियां अब बांग्लादेश की समुद्री सीमा के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश को समुद्र के रास्ते घेरने की, ब्लॉक करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अगर कल को युद्ध के हालात बनते हैं, अगर आर पार की लड़ाई होती है,
तो बांग्लादेश चारों तरफ से लॉक हो जाएगा। न जमीन से कोई मदद आ पाएगी, न आसमान से कोई परिंदा पर मार पाएगा और न ही समुद्र के रास्ते कोई जहाज आ पाएगा। इसे कहते हैं चक्रव्यूह। ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह जिसे भेदना बांग्लादेश तो क्या, उसके आकाओं के बस की भी बात नहीं है। उधर इजराइल ने अपनी जासूसी सैटेलाइट्स का मुंह, अपने कैमरों का एंगल बांग्लादेश की तरफ मोड़ दिया है। अब वहां जमीन पर अगर एक पत्ता भी हिलता है, कोई गाड़ी भी चलती है, तो उसकी खबर, उसकी फोटो कुछ ही सेकंड में दिल्ली और तेल अवीव में बैठे अधिकारियों की स्क्रीन पर आ जाती है। जो ट्रक उड़ाए गए वो इसी हाईटेक सर्विलांस का नतीजा थे। और जिस मदरसे में धमाका हुआ उसके बारे में भी दबी जुबान में यही कहा जा रहा है कि वहाँ की सटीक लोकेशन, वहाँ मीटिंग का वक्त, सब कुछ इजराइल की सैटेलाइट ने ही ट्रेस किया था। यह टेक्नोलॉजी और ताकत का ऐसा संगम है, ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे बचना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ एक बात और समझनी होगी जो बहुत गहरी है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ बॉर्डर की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है, ये लड़ाई अस्तित्व की है। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम में मानता आया है, यानी हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं। हमने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब कोई परिवार के सदस्यों को ही मारने पर उतारू हो जाए, जब कोई धर्म का नाश करने लगे, तो फिर शस्त्र उठाना, हथियार उठाना ही सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। और आज कलयुग में भी यही हो रहा है। बांग्लादेश को और दुनिया के हर उस देश को जो भारत को कमजोर समझता है, यह समझना होगा कि भारत की शराफत, भारत की शांति प्रियता उसकी कमजोरी नहीं है। हम शांति चाहते हैं, हम बुद्ध की धरती से आते हैं, लेकिन शांति की भीख नहीं मांगेंगे। हम अमन पसंद हैं, लेकिन अगर कोई हमारी उंगली मरोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसका हाथ उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं। और आज जो हालात बने हैं, जो एक्शन भारत ले रहा है, वो इसी बात का सबूत है। राफेल का वो हमला सिर्फ 3 ट्रकों पर हमला नहीं था, वो एक संदेश था, स्पष्ट, सीधा और बुलंद। संदेश यह था कि अपनी हद में रहो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारत को अब बांग्लादेश के खिलाफ पूर्ण युद्ध यानी फुल स्केल वॉर छेड़ देना चाहिए, या फिर इसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक, हवाई हमले और गुप्त ऑपरेशंस के जरिए उन्हें सबक सिखाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से वहाँ हिंदुओं का जीना हराम कर दिया गया है, जिस तरह हमारे भाइयों को डराया जा रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि अब बातों से काम नहीं चलने वाला। हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इजराइल ने जो रास्ता दिखाया है वो सख्त जरूर है, उसमें हिंसा जरूर है, लेकिन वो असरदार भी है। आज हमास के आतंकवादी इजराइल का नाम लेने से भी डरते हैं। बांग्लादेश में भी जो तत्व भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उन्हें भी उसी रास्ते पर भेजा जाना चाहिए। और खुशी की बात, राहत की बात यह है कि हमारी मौजूदा सरकार इस बार किसी भी दबाव में नहीं दिख रही। न तो किसी विदेशी मीडिया की हेडलाइन की परवाह है और न ही किसी मानवाधिकार संगठन के रोने धोने की। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, देश की सुरक्षा सबसे पहले है। दोस्तों, अभी तो यह शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, बांग्लादेश पर दबाव और बढ़ता जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में, शायद कल या परसों ही, हमें कुछ और बड़ी खबरें सुनने को मिलें। हो सकता है कि कुछ और आतंकी ठिकाने, कुछ और मदरसे, कुछ और हथियारों के ट्रक हवा में उड़ा दिए जाएं। हो सकता है कुछ बड़े आतंकी सरगनाओं के ढेर होने की खबर आए, क्योंकि जब तक वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं होगा, जब तक भारत के खिलाफ साजिशें बंद नहीं होंगी, तब तक भारत शांत नहीं बैठेगा। यह वचन है, यह प्रतिज्ञा है, और हम सब जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भारत ने ठान लिया है तो अब करके ही दम लेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी अपील है। हम यहाँ दिन रात मेहनत करके अलग अलग स्रोतों से खुफिया जानकारी जुटाकर आपके लिए यह सच, यह खबरें लाते हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया अक्सर आपसे छिपा लेता है। इस मेहनत के लिए, इस सच की आवाज को बुलंद करने के लिए क्या आप एक लाइक नहीं करेंगे? इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारा हौसला, हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत या भारतीय सेना जिंदाबाद लिखना मत भूलिएगा।
जब हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो लगता है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। अपनी राय भी जरूर लिखें कि भारत को आगे क्या करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को शेयर कीजिए। एक एक भारतीय तक यह आवाज पहुंचनी चाहिए। अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर, हर जगह इसे लगा दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। पास वाली घंटी भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही अगली बड़ी खबर आए सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।